अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर स्कॉलरशिप्स के स्कॉलरशिप्स पर अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पेश आती है। ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो इसी वजह से स्कॉलरशिप पर अप्लाई नहीं कर सकते कि उन्हें डॉक्यूमेंट्स का ही नहीं पता होता कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और मैं आज आपको जो डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा उसके ज़रिए आप हर तरह की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है कि हमें कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो चाहिए होते हैं स्कॉलरशिप के लिए। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो आपके पास है जी पासपोर्ट। पासपोर्ट जो है इसके बगैर आप स्कॉलरशिप के लिए बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपको सबसे पहले जो है वो पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा। पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको अपनी तहसील में या डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ेगा जहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस होगा। सबसे पहले आपको नेशनल बैंक में जाना पड़ेगा। वहाँ पर आप अगर आपने नॉर्मल फ़ीस के साथ पासपोर्ट लेना है जिसे कोई 1 मंथ लग जाता है या 20-25 दिन लग जाते हैं पासपोर्ट आने में, तो आपको 3000 फ़ीस जो है वो सबमिट करवानी पड़ती है। और अगर आपने अर्जेंट फ़ीस के साथ पासपोर्ट लेना है तो फिर आपको 1 वीक के अंदर या विद इन 10 डेज़ जो है वो आपको पासपोर्ट जो है उसका मैसेज आ जाता है और फिर आपको वहाँ से जाके ऑफिस से जाके पासपोर्ट लेना पड़ता है। तो ये है जी पासपोर्ट। तो एक चीज़ आपने गलती नहीं करनी, जब वो आपसे पासपोर्ट नंबर मांगेंगे तो अक्सर स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं कि वो ये वाला नंबर जो है वो ऐड कर देते हैं जब आपने फॉर्म वगैरह फिल करने होते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करना होता है स्कॉलरशिप के लिए। तो ये वाला फॉर्म यहाँ पर जो आपका नंबर लिखा है ये वाला पासपोर्ट नंबर नहीं है, बल्कि पासपोर्ट जो नंबर है वो यहाँ पर लिखा होता है। तो ये जो पासपोर्ट नंबर यहाँ पर लिखा होता है ये आपने लिखना होता है उधर जब आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना होता है। अच्छा जी, इसके बाद है जी सेकंड पे आपके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स। एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स कहते हैं जी डिग्रीज़ को। तो आपके पास डिग्रीज़ होनी चाहिए। और अगर आपका जो है वो अभी लास्ट सेमेस्टर कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर आपको होप सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है और आप फिर होप सर्टिफिकेट से भी आपका जो है वो काम चल जाएगा। और इसके साथ आपको ट्रांसक्रिप्ट या जिसे डीएमसी कहते हैं उसकी भी ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, इसमें ये करना होता है कि ये आपको जहाँ से आप अपनी डिग्री कर रहे हैं, जिस यूनिवर्सिटी से आप पढ़ रहे हैं, ये आपको वहीं से मिल जाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है नोटराइज्ड कॉपीज़, इनकी नोटराइज कॉपी आपको चाहिए होती है। तो आपने क्या करना होता है कि अपनी डिग्री या होप सर्टिफिकेट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट और ट्रांसक्रिप्ट जो होती है इसकी आपने फ़ोटोकॉपी करवा लेनी होती है। और फिर आपके करीब जो कचहरियाँ होती हैं वहाँ पर आपने जाना होता है। वहाँ पर जाके किसी भी वकील से आपने कहना होता है कि हमें जो है वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो नोटरी करवाने हैं। तो वो आपको स्टैंप लगा देते हैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो नोटराइज हो जाते हैं। जिस तरह से ये देखें मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो यहाँ पर देखें ये एक स्टैंप लगी हुई है और एक ये स्टैंप लगी हुई है, पब्लिक नोटरी यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी तरह से ये मेरी डिग्री है, डिग्री के ऊपर मैंने स्टैंप्स लगवाई हुई हैं। और ये मेरी ट्रांसक्रिप्ट है, मैंने इसके ऊपर स्टैंप्स लगवाई हुई हैं। तो आपको अगर आपने पीएचडी के लिए अप्लाई करना है तो आपको एमफिल और बीएस दोनों की ट्रांसक्रिप्ट और डिग्रीज़ को इस तरह उसकी फ़ोटोकॉपीज़ को नोटराइज करवाना पड़ेगा। तो आपने ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट हैं उसके ऊपर ये स्टैंप नहीं लगवानी, नहीं तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फिर कहीं पर भी एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। नोटरी सिर्फ आप जो करवाते हैं वो फ़ोटोकॉपीज़ के ऊपर करवाएंगे। अच्छा जी, इसके बाद है जी आपके 2 रिकमेंडेशन लेटर्स। आपको 2 रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए होते हैं। ये आप अपने डिपार्टमेंट से या तो प्रोफेसर से ले सकते हैं या आप एसोसिएट प्रोफेसर से ले सकते हैं या आप असिस्टेंट प्रोफेसर से ले सकते हैं। तो ये आपको 2 रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए होते हैं। तो ये मेरा रिकमेंडेशन लेटर है। इसके ऊपर देखें कि जो आपका सुपरवाइज़र होता है या जिस टीचर से आपने रिकमेंडेशन लेटर लेना होता है तो वो आपको रेफ़र करता है, वो आपको रिकमेंड करता है अगली यूनिवर्सिटी को कि ये मेरा स्टूडेंट है तो आप इसे इसे ये स्किल्स इसके अंदर हैं, इसे ये काम आता है, तो मैं इसे रिकमेंड करता हूँ कि आप इसे स्कॉलरशिप दे दें। तो इसमें एक बात आपने याद रखनी है,
तो एक तो आप इसके ऊपर जो है आपका जो सुपरवाइज़र है या जिस टीचर से भी आपने ये रिकमेंडेशन लेटर बनवाने हैं उसका पूरा कॉन्टैक्ट डिटेल उसकी इसके ऊपर होनी चाहिए। नहीं तो जो आपका रिकमेंडेशन लेटर्स हैं ये रिजेक्ट कर दिए जाएंगे और फिर आपको स्कॉलरशिप के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो कि खुद रिकमेंडेशन लेटर जो है बना के देते हैं, उनके पास फॉर्मेट पड़ा होता है। और कुछ जो टीचर्स हैं वो स्टूडेंट्स से कहते हैं कि आप जो है वो लिख के ले आएँ, वो इसके ऊपर साइन कर देते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपके जो टीचर हैं जिन्होंने आपको रिकमेंडेशन लेटर देनी है वो किस तरह से देते हैं। तो इसके अंदर एक बात दोबारा से याद रखें कि प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और जो आपके पास एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं, इनके अलावा आपने जो है वो रिकमेंडेशन लेटर नहीं लेने। कोशिश करनी है कि आपके एसोसिएट प्रोफेसर या जो फुल प्रोफेसर हैं उनके रिकमेंडेशन लेटर्स हों। लेक्चरर से आपने रिकमेंडेशन लेटर नहीं लेना। इसके बाद है जी आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट। इसमें अगर बात करें तो ये आपके पास है जी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट। तो ये हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग इसका मेथड है। कुछ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें से ये डिपार्टमेंट के अंदर से मिलता है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में से ये रजिस्ट्रार ऑफिस से मिलता है। तो मुझे तो ये रजिस्ट्रार ऑफिस से मिला था। इसके लिए आपको एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है, साथ उसके अपने डीएमसी की कॉपी लगानी पड़ती है और आईडी कार्ड की कॉपी लगानी पड़ती है। और आपको जो है वो कुछ दिनों बाद में भी आपको उसी टाइम दे दें, लेकिन हमें तो ये 7 दिन के बाद जो है ये लेटर मिला था। ये सर्टिफिकेट हमें 7 दिन के बाद मिला था। इसके अंदर जो है वो लिखा होता है कि ये जो स्टूडेंट है इसने अपने तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं और इसने जो तमाम जो एग्ज़ाम्स दिए हैं, जो इसने रिसर्च की है वो इंग्लिश के अंदर की है और ये इंग्लिश के अंदर ठीक है। तो आप मतलब ये नेक्स्ट एजुकेशन अपनी इंग्लिश में कर सकता है। तो आपको मतलब वो रिकमेंड करते हैं कि ये इंग्लिश कर सकता है तो आप इसे एडमिशन दे दें। क्योंकि कई यूनिवर्सिटीज़ जो हैं या कई जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर आइट्स वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। तो आइट्स की जगह फिर हमें इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर लगाना पड़ता है। लेकिन कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो आइट्स ही मांगते हैं या टोफल का टेस्ट मांगते हैं। तो उसके लिए फिर आपको ये इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर नहीं बल्कि आइट्स का जो है वो रिज़ल्ट ही साथ लगाना पड़ता है। अच्छा, इसके बाद है जी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। पुलिस क्लियरेंस जो सर्टिफिकेट है ये इसलिए होता है कि आपने नेक्स्ट कंट्री को जिसके अंदर आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है या नेक्स्ट यूनिवर्सिटी को ये इंश्योर करना होता है कि आपके ऊपर कोई भी केस नहीं है, कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व नहीं हैं। तो इसके लिए आपको जो है वो अपने डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है जो अपना पंजाब है पाकिस्तान में, इसके अंदर तो खिदमत सेंटर जो हैं वो बना दिए गए हैं, खिदमत मरकज़ जिन्हें कहते हैं। वहाँ पर जाना पड़ता है, वहाँ पर अपना पासपोर्ट लेके आप लाजमी जाएं। पासपोर्ट के बगैर आपको ये नहीं बना के देंगे। आपने पासपोर्ट लेके जाना है और उसके अलावा आपने अपना आईडी कार्ड लेके जाना है। तो वो जब आपने लेके जाना है तो वहाँ से आपको 200 रुपीज़ आपके लेंगे। पहले आपको एक स्टाम्प पेपर जो है वो बनवाना पड़ेगा जिसके ऊपर आपको लिखना पड़ेगा कि मैं किसी भी ऐसी एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व नहीं हूँ। फिर उसके बाद 300 जो चार्जेस हैं वो आपसे खिदमत मरकज़ वाले लेते हैं और 2 से 3 डेज़ के अंदर आपके घर जो है ये करैक्टर सर्टिफिकेट बन के आ जाता है। लेकिन पंजाब के अलावा जो बाकी जो सूबे हैं उनके अंदर ये पुलिस स्टेशन से जाके हमें बनवाना पड़ता है। अच्छा जी, इसके बाद है जी फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन फॉर्म। फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन फॉर्म ये होता है कि आपने अगली जो यूनिवर्सिटी है जहाँ पर आपने अप्लाई करना है या अगले कंट्री को आपने ये बताना होता है कि मैं फ़िज़िकली जो हूँ वो फ़िट हूँ, मुझे कोई किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं है। तो उसके लिए ये जो आपको डॉक्यूमेंट है ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से या ये सीएससी की वेबसाइट से भी आपको मिल जाता है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इधर आपको जो है वो अपनी एक तस्वीर लगानी पड़ती है, उसके साथ इधर आपका नाम लिखा होता है, आपको खुद लिखना पड़ता है नाम। इधर आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, इधर आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, फिर इधर आपका एड्रेस होगा, उसके अलावा ये आपकी नेशनैलिटी है पाकिस्तान, और उसके अलावा ये आपका बर्थ प्लेस होगा, फिर आपका ये ब्लड ग्रुप होगा। और इधर उसने डिफरेंट डिजीज़ लिखी हुई हैं। ये डॉक्टर जो होता है, कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर आप अपने करीब जो है सिविल हॉस्पिटल है उसके अंदर चले जाएं तो किसी भी आप डॉक्टर से ये फिल करवा सकते हैं। तो वो खुद यहाँ पर सबको नो कर देगा, इधर भी सबके ऊपर नो का
निशान लगा देगा और इधर आपकी हाइट लिखेगा, वेट लिखेगा, आपका ब्लड प्रेशर आपका लिखेगा और बाकी सब चीज़ें वो नॉर्मल कर देगा। इसके 2 पेजेस होते हैं, तो ये देखें इसके दोनों पेज मैंने यहाँ पर लगाए हुए हैं। यहाँ पर देखें ऑफिशियल स्टैंप होती है उनकी, ठीक है, यहाँ पर डेट है और यहाँ पर जो है फिजिशियन के साइन होने होते हैं। अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है, तो इस डॉक्यूमेंट के ऊपर जो है ना वो 2 जगह पर स्टैंप लगवानी है आपने। एक तो स्टैंप आपने लगवानी है यहाँ पर जो सेकंड डॉक्यूमेंट आपका, और एक स्टैंप आपने लगवानी होती है इधर अपनी तस्वीर के ऊपर। जिस तरह से यहाँ पर देखें जो है ये स्टैंप लगी हुई है, तो आधी ये स्टैंप जो है ये फ़ोटो के ऊपर होती है और आधी स्टैंप जो है बाहर होती है। तो ये 2 जगह पर आपको जो है वो यहाँ पर स्टैंप लगवानी पड़ती है। अच्छा जी, इसके बाद आता है जी स्टडी प्लान और रिसर्च प्रपोजल। ये स्टडी प्लान और रिसर्च प्रपोजल जो है ये पहले तो नहीं मांगा जाता था, लेकिन ये लास्ट 2 ईयर से बल्कि जो है वो स्कॉलरशिप पे अप्लाई करने के लिए, चाइनीज़ स्कॉलरशिप CSC के लिए अप्लाई करने के लिए आपको ये चाहिए होता है। तो इसमें देखें जी स्टडी प्लान किस तरह से है जी। ये स्टडी प्लान है, आपने सबसे पहले अपना एकेडमिक बैकग्राउंड लिखना होता है कि आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से पढ़े हैं, आपकी CGPA कितनी है और आपने किस ईयर में एजुकेशन हासिल की है, आपकी कौन सी डिग्री है, ये सारी बातें आपने यहाँ पर बतानी होती है। उसके बाद आपने अपनी पर्सनैलिटी के बारे में बताना होता है कि मैं किस तरह का इंसान हूँ, फ्रेंडली हूँ और मेरी क्या क्या हॉबीज़ हैं, ये वो इस तरह की बातें आपने कुछ बतानी होती हैं। फिर आपने बताना होता है कि आपका जो स्टडी प्लान इन चाइना, आप चाइना में जाके क्या करना चाहते हैं, मतलब आप क्या फ़ायदा देंगे चाइना को, आपका क्या मकसद है चाइना में एजुकेशन हासिल करने का। और उसके बाद आपने रीज़न लिखनी होती है, वही आपने वजूहात लिखनी होती हैं कि आप चाइना में क्यों जाना चाहते हैं, आपने चाइना को ही क्यों चूज़ किया स्टडी के लिए। तो ये सारा जो है यहाँ पर मैंने फॉर्मेट इसका दिया हुआ है, आप इसे यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए ये जो स्टडी प्लान होता है, ये स्टडी प्लान होता है MPhil के लिए जिन्होंने अप्लाई करना होता है उनके लिए ज़्यादा होता है, और जो आपका रिसर्च प्रपोजल होता है ये जिन्होंने PhD के लिए अप्लाई करना होता है वो अपनी रिसर्च के बारे में बताते हैं कि मैं आपकी लैब में आके ये वाली रिसर्च करूँगा, ये वाला काम करूँगा। इसके बाद आता है जी आपके पास पर्सनल स्टेटमेंट। पर्सनल स्टेटमेंट की बात की जाए तो ये आपके पास एक मैंने फॉर्मेट उठाया है पर्सनल स्टेटमेंट का। इसके अंदर जो है आपने अपनी पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी होती है कि मैं ये चीज़ स्टडी कर चुका हूँ, ये चीज़ मैं स्टडी करना चाहता हूँ, और आपने अपनी एजुकेशन के हवाले से लिखना होता है। ये सारे के सारे आप मैंने फॉर्मेट इधर आपको बता दिया हुआ है, आप एक दफ़ा इसे थोड़ा सा रीड कर लें ताकि आपको अच्छे तरीके से जो है वो इसकी समझ आ जाए। अच्छा, पर्सनल स्टेटमेंट के बाद है जी आपकी CV। ये CV की जो है ये आपको ज़रूरत पड़ती है जब आपने सुपरवाइज़र्स को मेल करनी होती है फॉर एक्सेप्टेंस, तब भी आपको CV की ज़रूरत पड़ती है। और उसके अलावा आपको जब आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर डायरेक्ट अप्लाई करना है, या आपको पहले CSC के लिए अप्लाई करना पड़ता है, बाद में यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना पड़ता है, तो तब भी आपको जो है वो CV की ज़रूरत होती है। तो मैं इधर डिस्क्रिप्शन में जो है वो CV के जो फॉर्मेट्स हैं उनका लिंक दे दूंगा। उसके अलावा भी कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है और वहां पर आप अपनी इन्फॉर्मेशन लिखते जाएं, तो इन्फॉर्मेशन के साथ साथ जो है वो CV जनरेट होती रहती है। तो यहाँ पर मैं आपको अपनी CV का फॉर्मेट भी दिखा देता हूँ। ये देखें जी, ये मेरी CV का फॉर्मेट है जो मैंने CV बनाई थी। तो उसमें यहाँ पर पिक्चर लगी होती है, ये नाम, फादर नेम, नेशनैलिटी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, उसके बाद आपकी ईमेल एड्रेस होता है, ये लाजमी होना चाहिए। यहाँ पर आपका जो सेल नंबर है वो होना चाहिए। स्काइप आईडी अगर आपके पास है तो वो आपको यहाँ पर लिखनी चाहिए, लेकिन ईमेल आप अपनी लाजमी लिखें क्योंकि जितने भी प्रोफेसर्स वगैरह होते हैं वो ईमेल के ज़रिए जो है वो आपसे कॉन्टेक्ट करते हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर आपने अपना डिपार्टमेंट, यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी, और ये मेरा फॉर्मेट था जो चीज़ें मैंने अपने CV में, आप किसी और फॉर्मेट से भी बना सकते हैं। फिर यहाँ पर मेरा जो है मेरी एजुकेशन क्या है, रीसेंट एजुकेशन जो मैंने लास्ट टाइम जो है वो क्या है मेरी। उसके बाद मैंने अपने थीसिस का ऑब्स्ट्रैक्ट यहाँ पर लिखा था। अच्छा, उसके बाद सेकंड पे मैंने अपने BS ऑनर्स के बारे में यहाँ पर लिखा था। फिर अपने इंटरमीडिएट के बारे में, उसके मार्क्स यहाँ पर लिखे थे इंटरमीडिएट के, और साथ में बताया था कि ये फैसलाबाद बोर्ड से किया है, या अगर आपने किसी और बोर्ड से किया था वो बताएंगे। इसी तरह ये मैट्रिक का मैंने लिखा था। इसी तरह मैंने जो वर्कशॉप्स और सेमिनार्स अटेंड किए थे वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। उसके बाद प्रोफेशनल मेंबरशिप, मुझे कौन कौन सी मेंबरशिप मिली है, मैं किस किस
सोसाइटी का मेंबर रहा हूँ, उसके बाद मेरी कौन कौन सी अचीवमेंट्स हैं, उसके बाद मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस, अगर आप टीचिंग करते हैं तो अपना टीचिंग एक्सपीरियंस लिखें, अगर आप इंडस्ट्री में जॉब करते हैं तो अपना वहाँ का एक्सपीरियंस लिख दें। तो मैंने अपना यहाँ पर टीचिंग एक्सपीरियंस लिखा था। फिर आपको कंप्यूटर स्किल्स अगर आपके पास हैं तो आप वो लिख सकते हैं यहाँ पर। कौन कौन सी लैंग्वेज आप बोल सकते हैं, तो कौन कौन सी आपकी लैंग्वेज है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आपने नीचे रेफरेंस देने होते हैं। और एक बात ये कि आपने अपने प्रोफेसर्स या जो भी आपके एसोसिएट प्रोफेसर हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उन्हें भी मतलब बताना होता है कि मैंने सर आपका नाम जो है वो अपनी सीवी के नीचे लिख दिया हुआ है। आप बल्कि उनसे परमिशन लेके लिखें। वो कभी कभार ऐसा होता है कि वो जो यूनिवर्सिटी वाले हैं या जो सीएससी स्कॉलरशिप वाले हैं वो टीचर से मेल करके भी पूछ लेते हैं कि क्या आपने इस स्टूडेंट को रिकमेंड किया है या नहीं किया, इसने आपका रेफरेंस जो है वो दिया हुआ है सीवी के नीचे। तो आपको अपने टीचर्स को भी बताना चाहिए। इसके बाद अगर बात करते हैं तो अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। इसमें एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्टेंस लेटर जो है, या एक्सेप्टेंस लेटर होना चाहिए या इंडस्ट्री लेटर होना चाहिए, या आप अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में लगा सकते हैं। एक्सेप्टेंस लेटर अगर आपका होगा तो आपकी स्कॉलरशिप का जो चांस है वो 95% से अबव चला जाएगा। फिर कंफर्म है तकरीबन कि आपको स्कॉलरशिप है जो वो मिल जाएगी। तो एक्सेप्टेंस लेने का तरीका क्या होता है? एक्सेप्टेंस लेने के लिए आपको बहुत ज़्यादा सुपरवाइज़र्स को मेल करनी होती हैं। ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमने जो है वो एक्सेप्टेंस लेनी है। तो आपको डिफरेंट जो है वो यूनिवर्सिटीज़ के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनसे उन्हें मेल के ज़रिए उनसे रब्ता करना होता है। तो उनमें से अगर कोई आपको रिप्लाई कर देता है, किसी को आपका काम पसंद आता है, तो आपने अपना रिसर्च प्रपोजल और सीवी उसे सेंड करनी होती है और मेल के अंदर आपने अपने बारे में लिखना होता है। अगर वो मेल पढ़ के उसे लगा कि आप वाकई ही ये काम कर सकते हैं, आप उसके मियार के बंदे हैं, तो वो आपको लाजमी जो है वो एक्सेप्टेंस लेटर दे देगा। और अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर होगा तो देन आप जो है वो बड़ी आसानी से आपको स्कॉलरशिप जो है वो मिल सकती है। तो ये देखें जी, ये एक्सेप्टेंस लेटर है, यहाँ पर ये उनकी स्टैंप लगी होती है, यहाँ पर ये सुपरवाइज़र के साइन होते हैं। तो ये आप इस तरह का फॉर्मेट होता है जो चाइना से हमें जो है वो एक्सेप्टेंस लेटर आता है। इसके अलावा जो है वो ये आपके पास जो लिस्ट है वो कंप्लीट हो गई है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हमें चाहिए होते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर बात की जाए तो मैं आपको अब अगली वीडियोस के अंदर ये बताऊंगा कि हमने जो है वो एचईसी से अपनी डिग्रीज़ को कैसे वेरीफाई करवाना होता है। एचईसी से जो वेरीफाई करवाना होता है डिग्रीज़ को, वो जब आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तब आपको ज़रूरत नहीं होती, बल्कि वो तब आपको ज़रूरत पड़ती है अगर आपका स्कॉलरशिप एक्सेप्ट हो जाए, आपको स्कॉलरशिप मिल जाए। तो उसके बाद जब आपने यहाँ से जाना है तो एम्बेसी में जब आपने रिपोर्ट करना है कि जी मुझे स्कॉलरशिप मिल गई है, आपका वीज़ा आ जाएगा, तो तब आपको जो डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ेंगे, अपनी डिग्रीज़ और ट्रांसक्रिप्ट, वो फिर एचईसी से वेरीफाई होनी चाहिए। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊँगा। उसके अलावा आपको एक वीडियो ऐसी भी बनाऊंगा जिससे आपको ये पता चल सके कि एक्सेप्टेंस लेटर कैसे हासिल करना है, किस तरह से हम एक्सेप्टेंस लेटर हासिल कर सकते हैं, किस तरह से हम अच्छी मेल कर सकते हैं, और हम किस तरह से अपने सुपरवाइज़र जो हैं उन्हें चूज़ कर सकते हैं, किस तरह से उन तक पहुंच सकते हैं। थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मेरी अगली आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आप तक बआसानी पहुँच सकें। अल्लाह हाफिज़।